देखो, सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो क्या है अपना, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। क्या है अपने पास, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समरूप का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है ना। अब जो हमारे पास ज्यामितीय आकृति होंगी उसमें अपन ये देखेंगे कि समरूप का मतलब क्या होता है। तो समरूप का मतलब क्या होता है, एक जैसा। समरूप जो है ना, समरूप का मतलब ही होता है एक जैसा, है ना। एक जैसा मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो उसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक जैसा दिखने वाला, जैसे अपन एक अब ज्यामितीय आकृतियों पर लेकर चल रहा है ना। तो ज्यामितीय आकृतियों पर जैसे हम एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हमको कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है ना। तो ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपन ने ले लिया P Q R, ठीक है। तो दो आकृतियों को, अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। दूसरा भी सर्कल है, ठीक है। ये भी कैसे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपन यहां पर क्या ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। एक छोटा और एक स्क्वायर ले लिया, ये भी कैसे एक जैसे, है ना। एक जैसे का मतलब होता है कि एक तरह दिखाई देना। मतलब ये कि अब ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब देखो, समरूपता और सर्वांग समता में दोनों में अंतर होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, सर्वांग समता पढ़ा हुआ है ना। तो सर्वांग समता, इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सर्वांग सभी अंग समान, है ना। तो सर्वांग समता में बात अपन यदि करते हैं, देखो समरूपता एक अलग बात हो जाती है और यहाँ सर्वांग समता एक, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर्वांग समता और समरूपता यार होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि यदि सर्वांग समता यदि अपने पास सर्वांग समता की बात आती है, तो दो ज्यामितीय आकृति, कोई भी आकृति सर्वांग सम कब कहलाएगी, तो सभी अंग उसके कैसे होंगे, समान होंगे, तो वह सर्वांग सम कहलाएगा। लाइक यहां पर अपन ने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये ले लिया। देखिए यहां पर, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली देखिए आप, यहां पर ए, इसको मैं नाम दे देता हूं आपका MNO और इसको दे दिया PQR। तो यहां पर देखिए सर्वांग सम में क्या चीजें हो जाती हैं, तो हमने बोला NO इक्वल्स टू QR। इसके जो करस्पॉन्डिंग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसके आपके संगत भुजाएं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होंगी। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो संगत कोण, जैसे ये देखो, ये इसके संगत कोण इस त्रिभुज का ये होगा, इसके संगत कोण इस त्रिभुज का ये होगा, इसके संगत कोण इस त्रिभुज का ये होगा। तो ये जो संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर। संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं किसमें, सर्वांग समता में। लेकिन आप देख रहे हैं समरूप, मैंने क्या कहा, समरूप। तो समरूप में वो एक समान दिख रहे हैं, उनकी भुजाएं बराबर नहीं है। लेकिन अब एक बात आती है कि समरूप किसे कहेंगे, या कोई दो हमको ऐसे त्रिभुज दे दें, है ना, दे दिया जाए, क्वेश्चन में हमको आ जाए कि यार ये दो त्रिभुज हैं, इसमें आप बताइए कि ये समरूप हैं। तो इसको समरूप हम कब कहेंगे, तो समरूपता के लिए दो हमारे पास क्या है, कंडीशंस हैं। समरूपता के लिए कितने कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। अब दो कंडीशंस वो कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो दो कंडीशन है, या तो क्या करें हम, किसी भी दो कोण को बराबर कर दें। त्रिभुज के दो कोण कैसे हों, दो कोण कौन से, दो संगत कोण। कौन से कोण, दोनों संगत कोण बराबर हों, है ना, बराबर हों। या उनकी जो संगत भुजाएं हैं, उनकी संगत भुजाएं जो है, दो क्रमागत संगत भुजाएं, ऐसे भी लिख दो, क्रमागत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन है, संगत भुजाएं, दो क्रमागत संगत भुजाएं समानुपातिक हों,
है ना। तो यदि दो चीजें हों किसी दो त्रिभुज में, यदि हम या तो क्या कर दें, दो संगत कोण को क्या कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, या हम क्या कर दें, दो संगत भुजाओं को, दो क्रमागत संगत भुजाओं को क्या कर दें, समानुपातिक सिद्ध कर दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज या दोनों चतुर्भुज या कोई भी दो ऐसी आकृतियां हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। कैसी होंगी, समरूप। तो अब यहां पर यदि हमने देखो सर्वांग समता जो है, सर्वांग समता के लिए हमारे पास जो साइन होता है, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं, यहां पर यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज मैंने क्या कहा, त्रिभुज एम एन ओ सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का साइन ऐसे बनता है, ठीक है ना, ये बराबर है और इसमें ये टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, तो ये ऐसे लगा होता है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब ये जो हमने किया है, इसका मतलब ये है कि ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स, ऑल द corresponding angle and all the corresponding sides are equal. That means प्रत्येक संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। यहां बराबर बोल रहा हूं, है ना। और यदि यहां पर यदि मैं बात करूंगा तो देखो ये दो हमारे पास आकृति है, एक ये है एक ये है, तो यहां पर हमने क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं और यहां पर मैंने क्या किया, इस तरह से इसका यूज किया है। तो ये साइन का मतलब होता है समरूप। इस साइन का मतलब क्या होता है, समरूप। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अब इसमें समरूप में एक चीज मैं आपको बता दूं कि समरूप में ये जो वर्ग है और अन्य जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के कैसे होंगे, समरूप। वर्ग में जितने भी वर्ग होंगे, क्योंकि वर्ग का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उनके बीच जो कोण बनता है कितना बनता है, 90 अंश का बनता है। तो आपने देखा होगा यहां पर कितने भी वर्ग बना लो ऐसे लो, ये सब एक जैसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, दिखेंगे हाँ या नहीं, तो ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। वृत्त भी यदि अपन लेते हैं तो वृत्त में भी देखो आप इस तरह से आप ले लीजिए, देखिए ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो क्या वे सर्वांग सम होंगे, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, उसको उल्टा करके पूछ लेगा, ठीक है, कि यदि कोई दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो क्या वे समरूप होंगे। तो देखो यदि वो सर्वांग सम है ना, यदि सर्वांग सम है इसका मतलब क्या होगा, तो इनको हम देखो, सर्वांग सम का मीनिंग क्या है, तो मैंने बोला सारे एंगल और सारे मतलब सारे कोण, सभी कोण, संगत कोण और सभी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो देखो ये कोण और ये कोण, तो हमने बोला कोई भी दो कोण अपन दिखा देते हैं। यदि त्रिभुज की बात करें तो दो दिखाना होगा आपको, है ना। तो कोई भी दो कोण बराबर दिखा दिया तो वो कैसा होगा, हमारे समरूपता के कंडीशन को, शर्त को, ये शर्त है किसके लिए, समरूपता के लिए, है ना। तो ये हमारी इस शर्त को क्या करता है, फुलफिल करता है ना। दो कोण तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि सर्वांग सम है, इसका मतलब संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यदि सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम आकृति है ना, तो वो समरूप भी होगी। यदि अपन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं, तो आप करके देखिए, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एम एन बटे हम क्या करते हैं इसकी संगत भुजा पी क्यू, है ना। यहां पर मैंने क्या ले लिया, ओ एन बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर। और हम दोनों को क्या कह रहे हैं, सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दें, तो यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इनका रेशियो भी 1 है, मतलब ये भुजाएं कैसी हैं, क्रमागत संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपातिक हैं, है ना, समानुपातिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समरूप भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यदि कोई दो त्रिभुज या अपने पास दो आकृति क्या होंगी, यदि कोई दो आकृति सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, तो वह निश्चित ही कैसी होंगी, निश्चित ही क्या होंगी, समरूप होंगी, समरूप
होगी। समझ आई बात? ठीक है। और दूसरा हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, यदि कोई दो आकृति समरूप हैं, यदि, तो आपको कभी कभी सत्य असत्य में आ जाता है ना, ये क्वेश्चन कभी सत्य असत्य में आ जाएगा, या कभी कभी आपको किस में पूछ लेता है, वो आपको पूछ लेगा खालिस्तान, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि यदि कोई दो त्रिभुज या दो आकृति लिख दो, आकृति की ही बात करते हैं, समरूप हैं, समरूप हैं, है ना, कोई दो आकृति कैसी है, समरूप है, तो यह निश्चित नहीं है, या हम नहीं कह सकते, तो यह नहीं कहा जा सकता, तो यह निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि वह क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी, वह सर्वांग सम हो, सर्वांग सम होंगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में आपको ये चीजें पता चल गई, तो इसका मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया कि समरूप त्रिभुज है ना, क्या या त्रिभुज या चतुर्भुज होंगे, तो उसके लिए क्या हमारे पास कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशंस हो गई, है ना, संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं कैसी होनी थी, समानुपातिक। अब इसमें यह भी प्रॉब्लम आती है कि आप समानुपातिक बोल रहे हैं, तो इस समानुपातिक का मीनिंग क्या है, कई बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ना, कई बार आता क्या है, कई बच्चे तो समझ भी नहीं पाते हैं कि समानुपातिक का मतलब क्या है। समान अनुपात का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा समानुपातिक का मतलब, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी एक भुजा है, यहाँ पर आप लोग भी बताएंगे इसको, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 है, तो ये हमारे पास 6, इसको मैं ले लेता हूँ 4, तो ये हो गया 8, ये 5, तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो समानुपात का मतलब क्या होगा, तो समानुपात का मतलब होगा, जैसे मैंने क्या कहा कि ए बी, है ना, यदि आप ये ले रहे हैं ए बी, तो इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं, पहली भुजा ले रहे हैं, तो आपके ऊपर में अंश और हर हमारे पास होते हैं, तो अंश में हमेशा इसी त्रिभुज की भुजा लेंगे, तो इसके संगत कौन सी भुजा है इस पी क्यू आर की, कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बीसी लूंगा, यहाँ पर देखो इसी त्रिभुज की एक भुजा लूंगा, बीसी बटा हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू आर, और यहाँ पर हम ले लेंगे ए सी बटे पी आर। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यदि मैं लेता हूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6/3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8/4, और ये हो जाएगा आपका 10/5। अब देखिए इनका अनुपात क्या बोला था, समानुपातिक होनी चाहिए, है ना, भुजाएं कैसी होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपातिक, का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 आ रहा है, इनका अनुपात कितना आ रहा है 2, इसका अनुपात कितना आ रहा है 2, इसका अनुपात कितना आ रहा है 2। बात समझ में आई? यदि ऐसा है तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और समानुपातिक का मतलब समझ में आया, समानुपातिक का मतलब समझ में आ गया, तो शायद आप ये बना पाओगे। यदि हमारे पास ये है, ठीक है, तो यदि मैंने बोला कि ये अपने पास 6 है ना, और ये 18 है ना, और ये हमारे पास 2 है ना, और यहां पर हमने बोला x है, ठीक, और ये मैंने आपको बोल दिया a b c, और ये दे दिया हमने p q, और ये r दे दिया है। अब हमारे पास ये x है, इसको हमने बोल दिया यहाँ पर, और इसको हमने दे दिया 3 दे दिया है, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया y। तो आपको हमने कहा कि x और y का वैल्यू निकालिए, निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे बताओ, क्या होना चाहिए x की वैल्यू? तो देखिए यहां पर आप जो निकालेंगे, यहां पर देखिए क्या बोला, इसमें कंडीशन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि ए बी सी, आपको दिया क्या है, दिया ये गया है कि ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो बता दिया समानुपातिक का मतलब आपको हमने। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के कैसे है, समरूप है। तब आप बताएंगे इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू कैसे बताएंगे। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, स्केलिंग निकाल लेंगे, इसको क्या कहते हैं, स्केल निकालना, स्केलिंग, है ना। अब ये स्केलिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए, स्केलिंग ये क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो हमारे पास देखिए हमने क्या कहा था कि इनकी जो संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होंगी। तो समानुपातिक होंगी तो जैसे हमने ले लिया AC,
तो AC अपॉन क्या ले लेंगे, इसकी संगत, AC के संगत भुजा कौन सी है बताओ यहाँ पे, PR है ना, तो ये PR, तो AC कितना है हमारे पास 18 और ये कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 3, तो इसका स्केलिंग क्या आ जाएगा 3/1, या आप इसको स्केलिंग क्या लिखेंगे, तो ये जो 3 आ रहा है दैट इज स्केल गुणक, इसको हम क्या बोलते हैं स्केलिंग गुणक, स्केलिंग गुणक बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्केलिंग गुणक है। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 10th बोर्ड में आपने देखा हुआ है उसमें ये स्केलिंग गुणक के बारे में बताया, तो ये इसका एक्चुअल में रेशियो है, और रेशियो का मतलब ये है कि उसका आप ये बोल सकते हैं कि सरलतम रूप किसका, उन भुजाओं के, इनके एक भुजाओं के रेशियो का मतलब अनुपात का सरलतम रूप ही स्केलिंग है। स्केलिंग का मतलब ही है कि उनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात है ना, और वो उन भुजाओं के अनुपात का सरलतम रूप ही, उसको एक नाम दे दिया स्केलिंग। अब ये जो 3 है, तो अब इस 3 से देखो हम लोग कैसे निकालेंगे स्केलिंग गुणक से x की वैल्यू, तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया BC, तो हमारा मालूम है हमको कि ये जो हमारे पास है त्रिभुज, इसमें क्या होता है AC बटे PR, क्या हो जाएगा PR, समरूप बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे PQ हो जाएगा, और BC बटे QR हो जाएगा QR। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, है ना, इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं अपन 3, तो ये इसके स्केलिंग गुणक, इसका स्केलिंग गुणक कितना है 3 है, तो इस 3 के ये जो है, ये जो सारे रेशियो होंगे, सारे अनुपात जो होंगे वो किसके बराबर होंगे 3 के बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है, स्केलिंग गुणक क्या है, एक सरलतम अनुपात है, क्या है एक सरलतम अनुपात, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का, उसको उसने नाम दे दिया, एक नाम अलग से नाम दे दिया स्केलिंग, है ना। और स्केलिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा कि जब हम क्या करते हैं, वो बनाते हैं क्या, ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो एक पैमाना आप मानते हैं, तो वो पैमाना मानना भी एक स्केल होता है, ठीक है ना, एक स्केल मानते हो। जैसे अब एक कितने करोड़ों में मान लो हमारे पास क्या है जनसंख्या है, या फिर लाखों में जनसंख्या है ना, तो यदि मान लो हमारे पास जैसे बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट है, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आप क्या ले लीजिए, तहसील ले लीजिए, है ना, अपने पास ब्लॉक्स ले लीजिए, हर ब्लॉक में जैसे अपन जनसंख्या को लेके चलते हैं, तो किसी में 5 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है। अब इसको मुझे ग्राफ इसका बनाना है, तो 1 लाख को हमने क्या किया, अब 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे अपने पास जनसंख्या है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 लाख बराबर 1 सेंटीमीटर करते हैं। स्केलिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे ग्राफ बनाते हो आप इस तरह से, तो ये x हो जाता है और इसको y लेते हो, यहाँ पे आप ग्राफ बनाते हो, चार्ट बनाते हो, है ना, पैराग्राफ बनाते हो, जो भी है अपने पास एक ग्राफ जैसे आप तैयार करते हो, बार ग्राफ तैयार करते हो, तो उसमें आप लेते हो ना कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख, ठीक है। अब मान लो वर्षों में ये क्या है, 2016 में 1 लाख था, 2017 में कितना हो गया 3 लाख हो गया, 2018 में कितना हो गया 5 लाख हो गया, 2020 में मतलब आपका 10 लाख हो गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो साल को आप क्या करते हैं, तो साल को आप यहां ले लीजिए, यदि मान लो y अक्ष में क्या ले रहे हो स्केलिंग में, आपने ले लिया कि y अक्ष में 2016 में कितने हैं 1 लाख, ठीक है, 2017 में 2 लाख, तो आपने क्या किया वर्षों को कहां ले लिया, x अक्ष में ले लिया 2016, है ना, तो हम क्या बोलेंगे एक वर्ष बराबर कितना, x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, एक वर्ष बराबर 1 सेंटीमीटर, समझ आ रही है बात। तो ये भी एक स्केलिंग है, स्केल है ना, और ये इसको हम क्या नाम देते हैं पैमाना, हिंदी में अभी क्या बोलेंगे पैमाना, मान लेते हैं, और उसको हम x अक्ष में दिखाएंगे और जनसंख्या को y अक्ष में दिखा दिया और हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसा करते हैं ना। तो एक स्केलिंग ये भी है, और इसको भी उसने क्या दिया, जब रेशियो एक ही होता है तो उसको भी उसने क्या बोल दिया, ये स्केलिंग, ठीक है। तो इसके इक्वल है, तो अब मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए BC का वैल्यू रख दीजिए, QR है, हमको निकालना क्या है, इस QR हमको कितना दिया हुआ है बताइए, नहीं पता, QR हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, अब ये 2 रख दीजिए, ये 3 है, 2 3 जा 6, मतलब हमको ये x का वैल्यू कितना मिल गया 6। बात समझ में आ रही है, आई या नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको हैं एक्सरसाइज में, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए इसका स्केल, तो हम फिर से वही लिख देते हैं यहाँ पे AB, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अपने पास निकालना है अपन को क्या, AB की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू क्या है y,
y रख दिया, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 3 है, 3 इज इक्वल्स टू किसके, इसके इक्वल रख दो आप, देख लीजिए y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 3 जा 9, ये लो 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो ये हमको y की वैल्यू मिल गई कितनी 9। तो इस तरह से दो समरूप त्रिभुज में आपको ऐसे कंडीशंस देंगे, है ना, ऐसे में क्या करेगा, दो आपको दे देगा जिससे आप स्केल फैक्टर निकाल सकते हो, स्केलिंग निकाल सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हुआ, स्केल गुणक, ये हो गया आपका समरूप। तो समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति कैसी होंगी, एक जैसी आकृतियां, और एक जैसी आकृतियों में उनकी जो शर्त होंगे उनको प्रूफ करना होगा कि हमको ये आकृति या एक जैसे हैं, है ना, ये हमको बताना है कि समरूप आकृतियां हैं। तो उसके लिए हमको क्या करने होंगे, तो दो शर्त हमारे पास होंगी उसके लिए। पहली शर्त क्या होगी, दो क्रमागत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर हो, या दो संगत भुजाएं समानुपातिक हो, बराबर नहीं समानुपातिक, बराबर नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही समझते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है, चलो।